all the you people are going for the audit lectures, audit and the exam is coming very nearly, right? तो क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है, मैंने सोचा कि जो चार्ट बुक है, कलर चार्ट बुक है, उसमें से आपको जल्दी कुछ रिवीजन शेड्यूल में बना दूं. I don't know what time I will have, but still I'm planning to bring the chart book and give you overview of all the audit maybe in 3, 4, 5 hours, right? तो हम पूरा ऑडिट करना चाहते हैं, आज नहीं तो अगले 1-2 दिन में, but I want to help you to do your audit best and clear it and like rock it, right? तो आपके कुछ questions भी हैं तो भी आप मुझे बता देना, and in general भी मेरी तरीके से मैं जितना चीज सोच रहा हूँ I'll just tell you, right? तो am I audible? Those who have joined, just if you can type yes, am I audible? And I'm also sharing screen. Hello Himanshu, thank you. तो अपने अपनी कलर चार्ट बुक में से चीजें पढ़ रहे हैं, right? And the screen is also visible to you people, right? Okay. So this is the color chart book. सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में आप आते हो, तो चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट. ऑडिट के स्कोप में क्या है? एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, तो ऑडिट की स्कोप में सबसे इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखने का? तो 2 बातें ध्यान में रखने की, राइट? व्हाट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम 2 बातें चेक करते हैं. एक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, ट्रू एंड सफिशिएंट एंड प्रॉपर है. और दूसरा जो चीज हम देखते हैं, दैट इज कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है. सो व्हाट इज इन द स्कोप ऑफ ऑडिटर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या चेक करते हैं कि दी गई जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? सही है, और साथ साथ उसका डिस्क्लोजर भी क्या है? प्रॉपर है. नाउ द क्वेश्चन इज सही क्या है और डिस्क्लोजर प्रॉपर किसको बोलेंगे? तो 2 बातें. तो फर्स्ट इफ यू विल सी, the auditor assess the reliability and the sufficiency of evidence by 2 methodology. 2 तरीके से हम वो चीजें चेक करेंगे. एक कि भी अकाउंटिंग कंट्रोल्स चेक करेंगे, तो आपका हो गया TOC, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और दूसरा जो हम चेक करेंगे अदर टेस्ट, दैट इज ए TOD. तो TOC और TOD से मैं ये चेक करूंगा कि दी गई इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं. अच्छा, इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर प्रॉपर है कि नहीं. तो सेकंड पार्ट में बात है, तो ऑडिटर डिटरमाइन वेदर द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड बाय फर्स्ट comparing the financial statement and second taking the judgments of the management, right? तो अगर जजमेंट सही है, अगर कंपैरिजन की तरह भी चीजें सही है, अगर ये दोनों चीजें सही है तो इंफॉर्मेशन सही प्रेजेंटेड है. अच्छा, साथ साथ इंफॉर्मेशन करेक्ट भी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देने का काम वो मेरा स्कोप है. अच्छा, साथ साथ 2 और पॉइंट है कि मैं मेरे स्कोप के आउटसाइड की कोई भी चीजें कवर नहीं करूंगा. साथ साथ अगर मैं बोलता हूं कि देयर आर कंस्ट्रेंट, कोई बंदा मेरे स्कोप के ऊपर कंस्ट्रेंट डालता है, रिस्ट्रिक्शन डालता है, दैट मींस कि मैं मॉडिफाइड ओपिनियन या तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा. सो दैट्स अबाउट द स्कोप ऑफ ऑडिट. सेकंड, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, राइट? तो आपको ध्यान रखना है, हमारे यहाँ पे ऐसे 200 है, और ऐसे 200 बोलता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू हैव अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अब ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? बाय बेसिकली कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंस. तो हम बोलते हैं बाय कलेक्टिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. अच्छा, एविडेंस कैसे कलेक्ट करोगे? बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स. Hello. Yeah. So I was just discussing कि एविडेंस कैसे कलेक्ट करोगे? बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स. ऑडिट प्रोसीजर में आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे यहाँ पे ऑडिट की 2 मेजर प्रोसीजर है. एक है RAP, जो आपके चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. RAP की तरह मैं ये फाइंड आउट करता हूं कि रिस्क का लेवल कितना है, और जितना रिस्क का लेवल है उसके बेस पे मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, उसके बेस पे मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करता हूं, जो 330 का पार्ट है. RAP की तरह हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, हम रिस्क को 2 लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल. FAP की तरह हम 2 मेजर प्रोसीजर करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर. टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है, और दूसरा है SP, सब्सटेंसिव प्रोसीजर. सब्सटेंसिव प्रोसीजर को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल. टेस्ट ऑफ डिटेल में हम 3 तरह की चीजें चेक करते हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, राइट? सो इन अ वे हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हैव रीजनेबल एश्योरेंस. ओपिनियन देना, हैव अ रीजनेबल एश्योरेंस. रीजनेबल एश्योरेंस के लिए क्या चाहिए? एविडेंस. एविडेंस कैसे लोगे? बाय परफॉर्मिंग प्रोसीजर. प्रोसीजर में कौन सी 2 मेजर प्रोसीजर?
RAP एंड FAP, राइट? FAP में अगेन दो पार्ट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, सब्सटेंशियल प्रोसीजर। और सब्सटेंशियल जो कंट्रोल है और सब्सटेंशियल जो प्रोसीजर, उसमें दो पार्ट, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड TOD, और TOD में तीन पार्ट। अच्छा, ये सारे की सारी प्रोसीजर हम कैसे करते हैं? So we do all this procedure by basically having the a kind of methods. So there are 7 methods, 7 तरीके हैं जिसके थ्रू मैं कोई भी ऑडिट प्रोसीजर करता हूं। तो आप चैप्टर नंबर 4 में चले जाओगे, क्वेश्चन आता है RAP कैसे करते हो, 4 तरीके। आप चैप्टर नंबर 6 में चले जाते हो, क्वेश्चन आता है कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का TOC कैसे करते हो, 4 मेथड। आप क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 8 में चले जाते हो, बोलते हैं AP कैसे करते हैं, 4 मेथड। आप चैप्टर नंबर 9 में जाते हो, ओवरऑल TOD कैसे करते हो, 7 बातें। इन अ वे कोई भी प्रोसीजर करनी है तो 7 चीजें ही है। सबसे पहले हम इंक्वायरी करते हैं, हम उसको पूछते हैं कि बाबा क्या है बताओ ना, सो दैट्स ए इंक्वायरी। फिर हम कुछ चीजों को चेक करते हैं, दैट्स ए इंस्पेक्शन, राइट? फिर हम कुछ चीजों को देखते हैं, दैट्स ऑब्जर्वेशन। फिर मैं थर्ड पार्टी से कंफर्म करता हूं, दैट्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन। जरूरत पड़ी तो मैं रिकैलकुलेशन करता हूं, तो दैट्स रिकैलकुलेशन। जरूरत पड़ी तो मैं फिर से पूरी की पूरी प्रोसीजर करता हूं, दैट्स रीपरफॉर्मेंस, राइट? एंड बेसिकली फाइनली आई डू एनालिसिस। I do 7 methods totally, 1, 2 or combination of them to perform my audit procedures. ऑडिट प्रोसीजर से मुझे एविडेंस मिलते हैं, एविडेंस से मुझे अश्योरेंस मिलता है, अश्योरेंस के बेस पे मैं ओपिनियन देता हूं, ओपिनियन देना है तो अश्योरेंस चाहिए, अश्योरेंस देना है तो एविडेंस चाहिए, एविडेंस लेना है तो प्रोसीजर करनी पड़ेगी, प्रोसीजर के तरह मेथड से, मेथड से प्रोसीजर करता हूं, प्रोसीजर से एविडेंस मिलते हैं, एविडेंस से अश्योरेंस मिलता है, अश्योरेंस से ओपिनियन देता हूं, ओपिनियन देना, that's my objective, right? That is the SA 200 overall objective of the independent auditor. Are you all with me? Right? Great. Moving forward, ऑडिट रिस्क का कंसेप्ट है, राइट? तो ऑडिट रिस्क का जो थोड़ा बहुत टॉपिक वाला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में है, बट मैं जनरली हमेशा चैप्टर नंबर 1 में बेसिक कंसेप्ट्स में ऑडिट रिस्क की बातें बताता हूं। तो ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि रिस्क दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन में बी इनएप्रोप्रिएट। मेरा ऑडिटर के तरह जो ओपिनियन है वो ओपिनियन गलत होने का चांस, राइट? अ चांस दैट आई मे गिव अ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, दैट्स कॉल्ड ऑडिट रिस्क। अच्छा, ऑडिट रिस्क जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से 2 पार्ट में डिवाइडेड है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट RMM और दूसरा है डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इनहेरेंट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है ऐसा रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन के तरह, उसके बिजनेस के तरह, उसके नेचर के तरह ऑलरेडी है, राइट? ये ऑलरेडी वाला जो रिस्क है उसको ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करना चाहती है, इसलिए वो इनहेरेंट रिस्क को कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है? दे पुट अ सिस्टम, दे पुट अ इंटरनल कंट्रोल। लेकिन वो कंट्रोल रखने के बाद भी जो रिस्क रह जाता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क है that goes into the risk of material misstatement, right? So if I just show you, so what I'm saying is, I don't know, I haven't used this tool, maybe able to write it or not. All right, let's go to the presentation only, right? So जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि कंपनी के नेचर के तरह उसमें ऑलरेडी कुछ रिस्क है, उसको कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी एडेड सम कंट्रोल्स, लेकिन वो कंट्रोल होने के बाद भी कुछ रिस्क रह जाता है, देयर इज अ चांस दैट दैट रिस्क विल रिमेन। उस रिस्क को हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क गोज इनटू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट, और वो जो RMM का लेवल है वहां से ऑडिट का वर्क शुरू होता है। ध्यान रखना, वो जो RMM का लेवल है वहां से ऑडिट का वर्क शुरू होता है। मतलब ऑडिटर जब किसी कंपनी में आता है, आपका चैप्टर नंबर 4 का शुरुआत समझ लो। ऑडिटर जब किसी कंपनी में आता है, सबसे पहले ऑडिटर ये जानना चाहता है कि उस कंपनी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट कितना है। उसके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट के लिए उसके कंट्रोल्स को समझता है, उसकी एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग करता है। सो दैट एंटिटी अंडरस्टैंडिंग और दैट कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑलरेडी लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आई विल प्लान माय फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। मैं मेरी पूरी प्रोसीजर करूंगा, मैं AP करूंगा, मैं TOD करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, और वो जो प्रोसीजर मैं कर रहा हूं उसके बेस पे मैं पूरा मेरा जो काम है वो करके मैं ओपिनियन देना चाहता हूं। लेकिन अगर मैंने ये प्रोसीजर करने में कुछ रह गया, मैं कुछ चीजें डिटेक्ट करना रहेगी, कुछ फ्रॉड हुए थे मैं ढूंढ नहीं पाया, देन दैट गोज टू द डिटेक्शन रिस्क एंड दैट्स अल्टीमेटली द ऑडिट रिस्क। तो समझो इसको, ऐसे समझो, अगर मुझे ऑडिट रिस्क कम करना है,
ध्यान से सुनना, इस ऑडिट के रिस्क के कंसेप्ट को बड़े ध्यान से सुन लो। अगर मुझे ऑडिट रिस्क कम करना है तो मुझे डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा, यस सुनो। अगर ऑडिट रिस्क कम करना है तो मुझे डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा। अगर मुझे डिटेक्शन रिस्क कम करना है तो मुझे मेरी प्रोसीजर सही करनी पड़ेगी, टीओडी टीओसी। लेकिन मेरी प्रोसीजर कितनी करूं, कब करूं, कैसे करूं, द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट। लेकिन मेरी प्रोसीजर कितनी करूं, कब करूं, कैसे करूं, द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट वो मेरे को पता नहीं है। तो वो पता करने के लिए मैं बैकग्राउंड की प्रोसीजर करूंगा, दैट्स अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और रिस्क असेसमेंट के लिए मैं एंटिटी के कंट्रोल को समझता हूं, और कंट्रोल बनाने का काम किसका, एंटिटी का। कंट्रोल चल रहे के नीचे देख चेक करने का काम किसका, ऑडिटर का। मैं ये कंट्रोल क्यों चेक करता हूं, ताकि मुझे रिस्क पता चले। रिस्क क्यों पता करता हूं, ताकि मैं आगे की प्रोसीजर कर सकूं। आगे की प्रोसीजर से क्या होगा, मैं डिटेक्शन रिस्क को कम कर पाऊंगा। डिटेक्शन रिस्क कम करने से क्या होगा, मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा। ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम क्यों करना है, क्योंकि वही मेरा ऑब्जेक्टिव है। That's what I'm supposed to do. Hello, that's what I'm supposed to do. So that's all about audit risk, right? Moving forward, so there's a few more things that I have added in my chart book as a part of the like audit risk, right? तो RMM को थोड़ा डिटेल में समझाया है, डिटेक्शन रिस्क को समझाया है, and other things are there. Now inherent limitation, ये पूरे चैप्टर का one of the important question is inherent limitation, right? So you have to understand as an auditor, and this is a part of essay 200. तो अगर आप कल एग्जाम में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आता है, और इन्होंने आरटीपी में बार-बार ये क्वेश्चन पूछा है, so if they ask you some question about the inherent limitation, your standard reference is essay 200. Are you all with me? If they ask you some question about the inherent limitation, your standard reference is essay 200. अच्छा, essay 200 ये बोलता है, essay 200 ने ऑब्जेक्टिव दिया था, yes or no? Yes. ऐसे 200 ने क्या बोला था, मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, is to have a reasonable assurance. Hello, the words were given in the essay 200. It says it's a reasonable assurance. Reasonable assurance itself means high but not absolute. Reasonable assurance itself means the high but not absolute. It means as an auditor, whatever I do, hello, it means as an auditor, whatever I do, there can never be absolute level of assurance. कुछ ना कुछ रह जाता है, right? तो कुछ ना कुछ जो रह जाता है ना, उसको बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन. दैट इज माय लिमिटेशन एज अ ऑडिटर. व्हाटएवर आई डू, देयर विल बी समथिंग दैट विल बी लेफ्ट आउट. सो द प्रीमाइस इज कुछ रह जाएगा. ये जो प्रीमाइस है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन. अच्छा, ये इनहेरेंट लिमिटेशन जो है उसके तरह क्वेश्चन है क्यों आता है, मतलब व्हाई देयर इज अ इनहेरेंट लिमिटेशन. सो दे आइडेंटिफाइड फोर मेजर एस्पेक्ट. They identified four major aspects. Because of these four things, there is an inherent limitation. So what are the four major aspects? First, nature of financial reporting. Finance और financial reporting माने accounts. Account itself ऐसा है कि उसमें problems हैं भाई. This is में important words mark करना. क्या है? It involves management judgment, right? It involves management judgment. दूसरा अगर आप पढ़ोगे, the decisions are subjective. तीसरा पढ़ोगे, there is an uncertainty, right? तो तीन वर्ड, अनसर्टेनिटी की वजह से, सब्जेक्टिव डिसीजन की वजह से, और मैनेजमेंट के जजमेंट की वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इटसेल्फ इज नॉट अ फुल प्रूफ थिंग. अगर रिपोर्टिंग फुल प्रूफ नहीं है तो उसके ऊपर का ऑडिट फुल प्रूफ हो सकता नहीं है. सेकंड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. ऑडिट की खुद की प्रोसीजर ऐसी है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है कई बार. जैसे कि कई बार मैनेजमेंट आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे ही नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू रिलाई ऑन द मैनेजमेंट. इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मी इंफॉर्मेशन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? सेकंड, फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स. मतलब फ्रॉड का मतलब ही होता है कि बंदे ने सोच समझ के किया हुआ है. इट इज सोफिस्टिकेटेड. इट मींस कि मैं अगर कुछ नहीं कर पाऊंगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, राइट? अच्छा, एंड थर्ड दिस इज कि वी आल्सो डू नॉट हैव लाइक अनलिमिटेड पावर्स, राइट? हमारे पास वो कैसे अनलिमिटेड पावर्स भी नहीं है, हाँ, तो लिमिटेशंस आ जाती है. तीसरा लोग बोलते हैं एंड देन देयर इज अ टाइमलाइननेस बिटवीन द कॉस्ट एंड बेनिफिट. मतलब समझना कि एक साइड पे मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मुझे पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, और दूसरी साइड पे मैं कम करने जाऊंगा तो रिस्क बढ़ जाता है. तो इंश्योर बोलता है कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने में कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाती है. बट दैट डजंट मीन कि मैं मिनिमम प्रोसीजर भी करूंगा. अच्छा, मिनिमम प्रोसीजर क्या है, जो स्टैंडर्ड में दिया है. तो स्टैंडर्ड में दिया उतना मुझे करना है, उससे ज्यादा कि मैं अगर नहीं भी करता हूं तो वो चलेगा. दैट्स द पॉइंट, राइट? एंड अदर मैटर, वो बोलते कुछ और भी मैटर से. अदर मैटर वाला क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, आरटीपी में पिछले 2 बार से वो लोग अदर मैटर वाला पूछ रहे हैं. सो दे डोंट आस्क यू लाइक डायरेक्टली के डिस्कस इनहेरेंट लिमिटेशन.
वो अदर मैटर में से एक आध मैटर रख देते हैं और बोलते हैं डिस्कस। तो आपको वो मतलब बैकवर्ड क्लिक होना चाहिए कि उन्होंने बोला है कि फ्रॉड इन्वॉल्व सीनियर मैनेजमेंट, तो बोले ये वर्ड कहां पे आया था? हाँ, ये तो अदर मैटर का पॉइंट है। किसका अदर मैटर? इनहेरेंट लिमिटेशन का। तो इनडायरेक्टली पूछा क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन। So as I said, they will not ask you inherent limitation directly, like write a inherent limitation. वो लोग आपको एक टॉपिक देंगे and they will ask you discuss. So you have to do a backward thing, right? कि टॉपिक किसमें था? अदर मैटर। अदर मैटर किसका? इनहेरेंट लिमिटेशन। तो राइट क्या करना है? इनहेरेंट लिमिटेशन। तो गिव अ प्रीफेस ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, गिव ऐसे 200 एज अ रेफरेंस, टॉक अबाउट अदर मैटर एंड कम टू अ कंक्लूजन कि कुछ ना कुछ चीजें हमेशा रह जाती है, और वो जो रह जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एश्योरेंस हो सकता नहीं है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? कि वी कैन नॉट ब्रिंग द ऑडिट रिस्क टू जीरो लेवल। डन, राइट? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ SQC1 एंड SA210। तो ध्यान रखो, अगर चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करता हूं, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर रहे हैं। अगले रोज एक आध चैप्टर करेंगे तो चलेगा, नहीं? 2-3 चैप्टर साथ में करने हैं। You give me suggestions, right? So चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, तो चैप्टर नंबर 1 में 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 5 बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि ऐसे 200 आपको पता होना चाहिए, which also includes the inherent limitation. दूसरा, स्कोप एंड एडवांटेज ऑफ ऑडिट आपको पता होना चाहिए। तो स्कोप हमने देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एडवांटेज का भी एक पूरा क्वेश्चन है, वो एक आध बार इन्होंने पूछा है, बट इन जनरल भी आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो सीए के स्टूडेंट की तरह सीए का एडवांटेज क्या है, ऑडिट का एडवांटेज क्या है, वो पता ही होना चाहिए इन जनरल आल्सो, राइट? तीसरा जो इंपोर्टेंट टॉपिक आपको देखना है वो SQC है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, या तो SA220 का जो क्वालिटी कंट्रोल का एस्पेक्ट है वो। और चौथा है, तो पांचवा मतलब उसमें सेपरेट पार्ट्स भी है, एंड दैट इज अबाउट SA210, राइट? दैट्स अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 5 बातें मोटी मोटी कर ली लास्ट के दिन पे, जब आप ऑडिट के पेपर में जा रहे हो, 5 बातें मोटी मोटी कर दी, आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया। और आप मेरी चार्ट बुक में भी देखोगे ना, ये आपका मतलब SQC है। SQC के बाद बेसिकली ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, राइट? सो बेसिकली 210 मैंने आगे कहीं पे कवर किया गया है, बट इन अ वे SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट SQC के तरह आपको ध्यान में रखना है कि 6 क्वालिटी के एस्पेक्ट है। देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी। अगर ये 6 एलिमेंट ऑफ क्वालिटी जो है वो सारी की सारी चीजें हैं, then your audit service or then your CA service or whatever service you are providing is a quality service. मतलब बोलते हैं ना, क्वालिटी का मापदंड क्या है, राइट? What is the measurement of quality? The measurement of quality is 6 elements. Which are the 6 elements? We will go through it. The very first is a leadership responsibility. Hello Pranav. The very first is a leadership responsibility. Sorry. Leadership responsibility की तरह बोलते हैं कि जो मेन सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या तो इसको बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर to ensure, it is a responsibility of engagement partner to ensure that not only he or she but the whole team, whole engagement team basically complies with the quality standards, right? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी पूरी की पूरी टीम क्या करे, क्वालिटी को मेंटेन करे। आप जब ये इंश्योर करते हो कि आपकी पूरी की पूरी टीम क्वालिटी को मेंटेन करती है, उसी को हम बोलते हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? आई एम रिपीटिंग, आप जब ये इंश्योर करते हो कि आपकी पूरी की पूरी टीम क्वालिटी को इंश्योर करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ क्वालिटी और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो दैट्स द पॉइंट। अच्छा, प्रणव पूछ रहे हैं कि प्रणव ये बुक आपको कहाँ से मिल सकती है? ग्राफी में ही यहाँ से आपको मिल जाएगी, राइट? मैंने ये रखा हुआ है और यू कैन बाय दैट बुक। और अगर आप फुल कोर्स भी दे रहे हो तो उसमें मैंने सारी चीजें उसी तरीके से करवाई है। सो ओके, सेकंड इज एथिकल रिक्वायरमेंट। अभी समझना कि SQC में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, दैट्स एथिकल रिक्वायरमेंट। Ethical requirement is further divided into 4 parts. Ethical requirement is further divided into 4 parts. What are the 4 parts? Fundamental principle. As a auditor, मेरे कुछ fundamental principles है जिसको मैं follow करता हूँ. Second is independence. So out of the ethical responsibility also independence very important question. मैंने आपको important question की list already दे दी है, आप check कर सकते हो. So that's a independence of auditor. Second is a threat to independence. तो कई बार हम लोग independent नहीं रह पाते हैं, तो there are threats to independence. And how, what we do to avoid that threats. So there is a safeguard to independence. तो 4 टॉपिक,
बेसिक प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेफगार्ड टू द इंडिपेंडेंस। 4 मेरे टॉपिक आपको समझने हैं। इसमें एक और टॉपिक है, अगर आप मॉड्यूल में जाते हो तो इसी टॉपिक की लाइन में एक और टॉपिक है, दैट्स अ बेसिकली वी कॉल इट एज अ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, राइट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, राइट। यू नीड टू बी वेरी अलर्ट एज अ ऑडिटर। कोई आपको बोलता है कि हमारे यहाँ पे तो गलत है ही नहीं, आप बोलो वेरी गुड, सही बात है, आप उसको मान लोगे तो कैसे चलेगा? There has to be critical assessment, there has to be being alert, right? When you develop that quality, it is called professional skepticism. But independence is a state of mind. They say independence is a state of mind where your judgment are not subordinated to judgment of someone else. किसी ने बोल लिया, आप उसके दबाव में आके काम करते हो, that is not independence, right? किसी ने आपकी बोल दिया and that's not the independence, right? Pranav, I'll open that link today if possible, right? So leadership है, then there is an acceptance and continuation of client relationship. The third point is acceptance and continuation of client relationship. अब इसको समझना थोड़ा। इंस्टीट्यूट बोलती है कि आप कोई भी क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करो, उसके पहले there has to be certain thing that is pre-decided. If those conditions are being complied with, then only you take the work. It should not be like कोई भी आ गया काम ले लिया। You should accept or you should continue only when the preconditions, only when certain things are being complied with. Now the question is, do you have a standardization? Do you know when you will accept? Do you know when you will continue? If not, then you are not a quality firm. To be a quality firm, there has to be specific conditions that you must have identified and that you are implementing to be a quality firm. The fourth is human resource. As a CA firm, you should have HR policies. The organization which have identified the HR policy and the organization which are implementing the HR policies are a quality firm, right? The fifth one is engagement performance. Do you have standard performance related things? Do you have SOP, standard operating procedures? If you as a CA firm has a standard operating procedure कि मेरा audit cover कैसे होगा, उसमें documentation कैसे बनेंगे, उसमें जाना कब है, उसके में कैसे कैसे चीजें करनी है, if you have that, you are a quality firm. If you don't have that, you are not a quality firm. So what is a measurement of quality? The measurement of quality is whether your performance are standardized. Hello, whether your performance is standardized. If you say yes, you are a quality firm. If you say no, you are not a quality firm. And finally, do you have a monitoring system? Finally, do you have a monitoring system? Are you with me? 6 element of quality. One important element, ethical requirement. Ethical requirement further divided into 4 part. One of the important question, independence, threats to independence, and safeguards, right? So 3 separate topic into the independence. So that's why you move forward. सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा दिया है, right? So that you can go through it. But threats is a good question, right? The threat part is a good question. Moving forward, we have a last topic of chapter number 1. तो आप यहाँ पे देख सकते हो chapter number 1 का last topic. I don't know where exactly I put it, but I'll show you chapter number 1 का last topic. That is essay 210. Ideally, that is essay 210. Yeah, this is essay 210. So this is the last topic, and that's why your chapter number 1 will be completed. And that's a essay 210. Essay 210 talks about agreeing the terms of audit engagement. Engagement का मतलब होता है वर्क। आपका ऑडिट का वर्क लो, उसके पहले कुछ बातें क्लियर करने की। हेलो, आपका ऑडिट का वर्क लो, उसके पहले कुछ बातें क्लियर करने की। वो जो कुछ बातें उसको बोलते हैं प्री कंडीशन। इंस्टीट्यूट बोलता है if the pre-condition is present, accept the work. If the pre-condition is not present, do not accept the work. If the preconditions are present, accept the work. If the preconditions are not present, do not accept the work. Now, what is precondition? देखो दो बातें लिखी है। पहला लिखा है, in order to establish the precondition, auditor should determine whether the FRF is acceptable. उन्होंने बनाया हुआ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है पहले तो। हाँ, कंपनी से एक बोलते हैं शेड्यूल 3 की तरह बना के आओ, उन लोगों ने पुराना टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट लेके आए, तो ऐसे काम नहीं करने का, ऐसी जगह पे काम नहीं करने का। The precondition is not there, FRF is not acceptable. If FRF is acceptable, second point, obtain the agreement of the management that they acknowledge and understand their responsibility. Ask them, are you ready to take your responsibility? What is your responsibility? Preparation of financial statement is the responsibility of the management. Do you accept it? Do you accept to implement the control? If they say yes, take the work. If they say no, बोले जय श्री कृष्ण. So તમે તમારું કામ લેવા માટે તૈયાર છો? Are you ready to take your responsibility? What is your responsibility? Preparation of financial statement. What is your responsibility? Implementation of control. If you say yes, I'm ready to work with you. If you say no, I'm not ready to work with you. And finally, are you ready to provide me
me as an auditor, whatever is required. If you say yes, so what is required? Access to all the information, access to all the persons. अगर मैनेजमेंट मुझे सारी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, बाकी की चीजें देने के लिए रेडी है, बिंगो, गो फॉर इट. अगर नहीं है तो प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, प्री कंडीशंस नॉट प्रेजेंट, फॉरगेट अबाउट इट. सेकंड लिमिटेशन, तो ये ना फर्स्ट वाला पार्ट का ही एक्सटेंशन है. अगर मैनेजमेंट आपके ऊपर काम करने से पहले ही लिमिटेशन डाल देता है तो काम नहीं लेना चाहिए. If there is a limitation, if there is a constraint, if there is a restriction before accepting the work, then you should not accept the work. I'm repeating. If there is a limitation before accepting the work, you should not accept the work. तीसरा, ऑडिट एंगेजमेंट लीडर. ये लोग बोलते हैं काम करने से पहले, काम लेने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आप टर्म्स कंडीशंस के ऊपर क्लियरली राइटिंग में ले लेते हो. और ये जो आप राइटिंग में लेते हो उसको बोलते हो ऑडिट एंगेजमेंट लीडर, AEL, ऑडिट एंगेजमेंट लीडर. एमसीक्यू आ सकता है, राइट? फिर लोग बोलते हैं चौथा पॉइंट, रिकरिंग ऑडिट. आज आपने ऑडिट किया, अगले साल फिर से ऑडिट आएगा, तीसरे साल फिर से ऑडिट आएगा, चौथे साल फिर से ऑडिट आएगा. तो क्या हर बार ये कंडीशंस बनाने की? आइडियली दे शुड नो. क्या हर बार ये कंडीशन बनाने की? आइडियली दे शुड नो. हर बार ये कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन if there is a change from the previous engagement, if there is a change in the management, if there is a change in the business, if there is a change in other way, if there is a change in the terms and conditions, then new term is required, then new leader is required. So ideally not required, but in some case it may be required when there are specific changes. And finally चेंज वाला एक्सेप्टेंस, चेंज वाला एंगेजमेंट लेटर लेने, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस लेने का कि नहीं लेने का. माने कि इनिशियली उन्होंने ये बोला था हायर वाली बातें, बाद में जाके वो बी बोल रहे हैं लोअर वाली बातें. उन्होंने बोला था हम आपको 1 2 3 4 5 चीजें देंगे, उन्होंने बोला हम आपको 3 ब्रांच का एक्सेस देंगे, बाद में जाके बोलते हैं 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 देंगे, 3 ब्रांच नहीं, एक ही ब्रांच चेक करने देंगे. सो अगर वो आपके काम के पहले लिमिटेशन डाल दे, काम मत करो. लेकिन अगर काम लेने के बाद लिमिटेशन डालते हैं तो चेक करो कि लिमिटेशन से अपना काम हो जाएगा तो कंटिन्यू करो और नया एंगेजमेंट लेटर ले लो. लेकिन आपको लगता है कि ये लिमिटेशन से, लोअर एश्योरेंस से मेरा काम नहीं हो रहा है और ये तो बहुत जरूरी बात है, तो विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. सो इफ यू फील कि इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल, आई कैन स्टिल कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स, गो फॉर इट, राइट? बट इफ यू फील कि आई कैन नॉट कंप्लाई विद द सेम, देन इन दैट केस you basically have to like kind of withdraw the engagement. तो चैप्टर नंबर 1, 5 मेजर चार्ट आपको याद रखने हैं, 5 मेजर टॉपिक आपको याद रखने हैं. टॉपिक नंबर 1 स्कोप ऑफ ऑडिट, टॉपिक नंबर 2 SA 200 एंड द होल एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क वाला कांसेप्ट, टॉपिक नंबर 3 इनहेरेंट लिमिटेशन, टॉपिक नंबर 4 आपका SQC, उसमें 6 टॉपिक, उसमें मेजर टॉपिक एथिकल रिक्वायरमेंट, उसमें मेजर टॉपिक इंडिपेंडेंस, और आपका 5वां टॉपिक SA 210. SA 210 में भी फर्दर 5 पार्ट्स. Fine. Is it helpful to you people? This kind of summary thing, जहाँ पे हम आधे घंटे में, 1 घंटे में आपका एक चैप्टर खत्म कर देंगे, right? So do give me feedback also. So based on that we can like kind of further proceed, right, on the same. So this is end of your chapter number 1. Maybe in the evening if I get free again, or maybe tomorrow I'll go with chapter number 2 and 5 or 2 and 6. 2 चैप्टर छोटे-छोटे मैं कंप्लीट कर दूंगा समरी बुक में से. यहाँ से तब तक आप है ना चैप्टर 1 या तो 2 6 आपके साथ रखना, ताकि उसके कुछ क्वेश्चन है तो साथ साथ में आप क्वेश्चन भी पूछ लेना, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, राइट? ओके, थैंक यू, नमस्ते.